ओके जी। लास्ट लेक्चर जो हमारा था कॉमर्स का, उसमें हमने पढ़ा था कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, सॉरी यानी आपके पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट्स थे या पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे 13 टोटल। ये 24 थे जी, ये 28 थे। मैंने कहा आपने सारे याद नहीं करने, इनमें से कोई एटलीस्ट 20 आप लोगों को याद रहने चाहिए। पार्टनरशिप डीड को उर्दू में शराकती मुआहिदा और उसके अहम नुकात जो थे वो हम डिस्कस कर रहे थे जी। आज हमने 14 पॉइंट से लेके आगे डिस्कस करने हैं। चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ और देख लेते हैं। सॉरी, हमने 16 डिस्कस कर लिए थे, आई थिंक सो 13 नहीं 16 डिस्कस किए थे, यस। आज है जी 17th पॉइंट, एंड दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को किस तरह से आपने तकसीम करना है। अब हमने पहले दिन से ये देखा है जी कि शराकती मुआहिदे में आपने जितनी क्लॉजेज डिसाइड कर ली हैं, मैंने ये कहा था कि जब आप पार्टनरशिप डीड या शराकती मुआहिदा खुद बना रहे हैं पार्टनर्स मिलके, तो यू हैव डिफरेंट प्रोविजंस, आप लोगों के पास डिफरेंट राइट्स हैं जी। आपके पास अपनी मर्जी शामिल है आपकी कि आप उसको फॉलो करें या ना करें, यानी प्रोविजंस जो हैं या जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी चूज द बेस्ट वन। अब डिवीजन ऑफ वर्क में भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जी कि या तो काम को डिवाइड कर दें सब पार्टनर्स में, या हम वैसे ही रहने दें जी कि जो सब पार्टनर्स मिलके ही इस पार्टनरशिप बिजनेस को रन करेंगे। अब डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करनी है जी? जो शख्स जितना एक्सपीरियंस है, जिसको जिस काम में जितनी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से उनमें काम डिवाइड कर दो। सपोज अगर एक बंदा बीबीए का है तो उसको आप मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट दे दें। अगर कोई बंदा सेल्स एंड मार्केटिंग का है तो उसको मार्केटिंग का डिपार्टमेंट दे दें। अगर किसी शख्स ने बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है या उसकी क्वालिफिकेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है तो उसको फाइनेंस का डिपार्टमेंट दे दें। इस तरह जो बंदा मतलब जिसने प्रोडक्शन से रिलेटेड है या किसी और काम से रिलेटेड है उसको प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट दे दें। इन शॉर्ट अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस और बाकी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने इस क्लॉज में डिवाइड कर देना है जी कि कौन सा शख्स कौन सा काम करेगा। 18th पॉइंट है जी डेफिशिएंसी इन कैपिटल। अब मैंने कहा आपके पास हर पॉइंट में कोई ना कोई चॉइसेस हैं। डेफिशिएंसी इन कैपिटल को उर्दू में लिखेंगे जी सरमाए की कमी। सरमाए की कमी के पॉइंट में हमने ये डिस्कस करना है जी कि अगर कारोबार चलते हुए यानी शराकत दारी के कारोबार के दरमियान में कहीं साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या सो ऑन, जब कभी भी हमारे कारोबार में सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, मज़ीद मज़ीद कैसे जी? आपको कोई नुकसान हो गया है या आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कारोबार को बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा कम है, उस सूरत में आपने इस क्लॉज में डिसाइड करना है जी कि वो जो पैसे की कमी है या वो जो सरमाए की कमी है उसको किस तरह से हमने पूरा करना है। दो ऑप्शन हैं जी, या तो हम अपने पार्टनर से या हिस्सेदारों से लोन ले लें। सेकंड ऑप्शन ये है जी हम किसी बैंक से जाके लोन ले लें, यानी बैंक से कर्जा ले लें और उस डेफिशिएंसी को पूरा कर लें। अगर हमने पार्टनर से लेना है तो किन शराइत पे लेना है, अगर हमने बैंक से लेना है तो किन शराइत पे लेना है। इन फैक्ट आपने इस क्लॉज में या इस पॉइंट में ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेनी है। 19th वन है जी अमेंडमेंट इन अग्रीमेंट्स या अमेंडमेंट्स इन अग्रीमेंट्स, यानी आपके मुआहिदों में तब्दीली। अब वो दो तरह के मुआहिदे हैं जी, एक तो आपका ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड वाला यानी शराकती मुआहिदा। दूसरा जो आपका बिजनेस या आपका कारोबार दूसरे कारोबारों के साथ जो एग्रीमेंट्स कर रहा है उनमें तब्दीली की शिक है ये जी। अब इसमें भी आपके पास प्रोविजंस है। हमने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी जो आपका कानून है शराकत दारी का, वो ये कहता है जी कि अगर आपके शराकती मुआहदे में कभी भी कहीं भी कोई तब्दीली की जाएगी तो आपकी शराकत दारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं जी कि कल को 2 साल बाद, 4 साल बाद या जब कभी भी हम अपने शराकती मुआहदे में तब्दीली करेंगे तो हमारा कारोबार या हमारी शराकत दारी ख़त्म नहीं होती, तो फिर आप अपने लॉज में या अपने पार्टनरशिप डीड में कभी भी किसी भी वक्त अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। दूसरे रहे जी आपके जो पार्टनरशिप बिजनेस के दूसरे बिजनेसेस के साथ एग्रीमेंट्स हैं, तो वो इसमें ये भी डिसाइड कर लेना जी कि क्या हम उन एग्रीमेंट्स में तब्दीली कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उन तब्दीलियों की इजाज़त कौन सा शख्स देगा या कौन सा पार्टनर ऐसा होगा जो कि डील करेगा उन अमेंडमेंट्स को या उन तब्दीलियों को।
ठीक है जी। 20th पॉइंट है आपका ड्राइंग्स का। ड्राइंग को अब उर्दू में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, यानी असासाजात को ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करना, यानी कंपनीज के एसेट को या कारोबार के एसेट्स को जब आपके हिस्सेदार अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं या ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी ड्राइंग्स कहलाती हैं। अब इस क्लॉज में पार्टनरशिप की आपने ये डिसाइड करना है जी कि क्या आप पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट्स को पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। पहले जो आपका है बिजनेस का पार्टनर, क्या वो आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज को पर्सनली यूज कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उसकी लिमिट भी आपने डिसाइड कर देनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइनर पार्टनर। उर्दू में इसे कहेंगे जी नाबालिग हिस्सेदार। नाबालिग हिस्सेदार ऐसा हिस्सेदार होता है जी जिसकी एज या उम्र 18 साल से कम होती है। अब इस क्लॉज में आपने माइनर पार्टनर या नाबालिग हिस्सेदार को कैसे डिस्कस करना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पार्टनरशिप एक्ट, आपका अग्रीमेंट का जो है लॉ जो है, जो भी है वो सब सॉरी वो सब ये कहते हैं जी कि आपका कोई भी नाबालिग शख्स किसी भी किस्म का कोई भी अग्रीमेंट नहीं कर सकता, ना ही किसी किस्म की कोई पार्टनरशिप कर सकता है। बट इन केस अब यहाँ पे भी हमारे पास दो प्रोविजंस है जी कि क्या हम किसी नाबालिग शख्स को अपने कारोबार का हिस्सा बना सकते हैं। अगर बनाना है या बन जाता है वो किसी भी सूरत में, अब वो मैं अभी सूरतें में बताती हूँ जी कि कब वो आपका हिस्सेदार बन सकता है। अगर तो वो बन जाता है तो फिर उसके लिए क्या प्रोविजन होनी चाहिए, क्या एहतियातें हैं, क्या उसके लिए रियायतें हैं, वो आपने इस क्लॉज में डिसाइड कर देनी है। अब मैंने आपको पहले ये कहा कि आपके लॉज के अकॉर्डिंगली या पाकिस्तान के लॉज के अकॉर्डिंगली कोई भी नाबालिग शख्स किसी भी तरह का कोई भी अग्रीमेंट या पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ना ही किसी किस्म की इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। बट वो किस तरह से पार्टनर बन सकता है, फॉर इमरजेंसी रीजन, या फॉर इंस्टेंस एक शख्स है उसके लीगल एयर्स में या उसके वारसों में कोई भाई बहन कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी या बेटा है, और वो ये कहता है जी कि मेरे मरने के बाद मेरे इस बेटी या बेटे को मेरी सारी जायदाद ट्रांसफ़र कर दी जाए और मैं जिन जिन पार्टनरशिप्स में हिस्सेदार हूँ ये सब उनका हिस्सेदार ये बन जाएगा। अब खुदा न खास्ता अगर उस शख्स की डेथ हो गई है और उसका बच्चा या बच्ची जो भी है, यानी उसका जो लीगल एयर है, कानूनी वारिस है, उसकी उम्र अभी 18 साल से कम है, उसकी विल के मुताबिक अब वो शख्स आपके बिजनेस का, आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का माइनर पार्टनर बन गया। अगर वो शख्स आपकी पार्टनरशिप में हिस्सेदार था, वो मर गया, उसका बेटा या बेटी जिसकी उम्र अभी 18 साल से कम है, अब उसकी वसीयत के मुताबिक वो आपके बिजनेस में हिस्सेदार हैं। ये एक्सेप्शनल केस है जी, बहुत कम केसेस में ऐसे होता है। अदरवाइज हमने ये कहा हुआ है कि जैसे कोई शख्स मरेगा तो आपकी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी इस तरह से आपका नाबालिग हिस्सेदार बन जाता है तो इस क्लॉज में आपने ये डिसाइड करना है जी कि उसके साथ हमने क्या सलूक करना है या उसको कौन कौन सी रियायतें दी जाएंगी। 12th पॉइंट है जी रीवैल्यूएशन, दोबारा कीमत लगवाना। अब ये रीवैल्यूएशन क्या है जी, आपको जब मैंने लेक्चर दिया था तो मैंने ये समझाया था रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी असासाजात की दोबारा कीमत लगवाना। एग्जांपल मैंने दी थी जी कि आपने कार खरीदी है 30 लाख की, 5 साल आपने चलाई, अब आप उसको रीसेल करना चाहते हैं या किसी को बेचना चाहते हैं। जिसको आपने बेचनी है उसने शर्त ये रखी है जी आप मार्केट में जाएं, इसकी दोबारा से कीमत लगवाएं या दोबारा से इसका रेट लगवाएं, फिर मैं आपसे खरीदूंगा। ठीक है। वो जो आप उसका दोबारा रेट लगवा रहे हैं 5 साल बाद, उसकी कंडीशन को, उसकी हालत को देखते हुए, वो आपकी रीवैल्यूएशन कहलाती है। इसी तरह आपका बिजनेस चलना शुरू हुआ, आपने एसेट्स परचेज किए, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, लैंड तो छोड़ दें, आपने बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, कुछ और चीज़ें खरीदी। अब जब आप अपना बिजनेस ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे जी, वो सारे के सारे एसेट्स को रीवैल्यूएट करेंगे या उनकी रीवैल्यूएशन कराएंगे, उनकी दोबारा से कीमत लगवाएंगे और फिर उन्हें आप सेल आउट करेंगे। तो इस क्लॉज में आपने ये लिखना है जी कि एसेट्स की रीवैल्यूएशन किस बेस पे करवाई जाएगी।
डिफरेंट बेसिस होती हैं जी। जब आप ये फाइनेंस पढ़ेंगे या आगे जाएंगे तो एक होती है आपकी फोर्स्ड सेल वैल्यू, यानी जब आप धक्के में चीज़ या बहुत ही इमरजेंसी में भी चीज़ बेचते हैं तो एक उसकी मिनिमम कॉस्ट होती है। यानी अगर उस चीज़ की कीमत 90 रुपये आपको मिलनी है लेकिन आप फोर्स्ड सेल करना चाह रहे हैं कि आपको आज के आज पैसे चाहिए, तो वो शख्स कहता है जी नकद में तो मैं आपको 90 नहीं 70 रुपये दे सकता हूँ। यानी वो कंडीशंस जिसमें आपकी चीज़ इमरजेंसी प्राइस पे बेची जाएगी या इमरजेंसी में आपकी कम कीमत पे जो चीज़ बेची जाएगी वो फोर्स सेल वैल्यू होती है। तो वो कह रहे थे डिफरेंट बेसिस होती हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंस। अभी आपको जो मिले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्लॉज में आपने ये लिखना है जी रिवैल्यूएशन किस बेस पे होगी और वो करेगा कौन। ठीक है, इवैल्यूएटर आएगा बाहर से या हमारी कंपनी से कोई बंदा होगा जो खुद रिवैल्यूएशन करेगा। 23rd पॉइंट है जी टाइप ऑफ पार्टनरशिप। आपने अपनी पार्टनरशिप की किस्म बता देनी है कि किस किस्म की पार्टनरशिप है, महदूद मुद्दत की है, स्पेसिफिक वर्क के लिए है या पार्टनरशिप एट विल है। 24th पॉइंट है जी डेथ ऑफ पार्टनर। इसमें आपने लिखना है जी यानी हिस्सेदार की मौत पे हमारी पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी या नहीं चलेगी। अगर चलेगी तो उसकी क्या कंडीशंस हैं जी और किस तरह से उस डिजीज्ड पर्सन या उस डेड पर्सन की प्रॉपर्टी को किस तरह से आपने डिवाइड करना है या उसके प्रॉफिट यानी अगर मर जाता है और फिर भी कंडीशन ये है जी कि पार्टनरशिप बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, तो इस क्लॉज में आपने ये लिखना है जी कि अब उसकी डेथ के बाद उस शख्स के असासाजात को किस तरह से आपने तकसीम करना है। यानी अगर उसका हिस्सा है पार्टनरशिप में तो वो उसके मतलब कानूनी हिस्सेदारों को देना है या कुछ और करना है, यानी उसकी विल क्या है। उसके बाद 25th पॉइंट है जी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इसको कहते हैं जी हिस्सेदार का दिवालिया होना। हिस्सेदार के दिवालिया होने की क्लॉज में भी आपने यही लिखना है जी कि आपका अगर हिस्सेदार कोई दिवालिया निकल गया यानी ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स, अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर सकता, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई और चीज नहीं है, यानी पैसा ही नहीं है बिल्कुल, तो उस सूरत में क्या वो पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर नहीं रहता तो उसकी जगह पे आपने यानी उसकी उस इंसॉल्वेंसी को किस तरह से आपने कवर अप करना है। 26 है जी डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल, यानी कारोबार की जो अच्छी साख है उसको किस तरह से आपने तखमीना लगाना है, ये किस तरह से डिटर्मिन करना है। अब अच्छी साख क्या होती है जी, गुडविल मीन्स आपका मार्केट में जितनी रेप्यूटेशन है, कितने फेमस है आपका बिजनेस, ये कितनी पॉपुलैरिटी है, वो आपकी गुडविल कहलाती है। कोको कोला इज अ फेमस ब्रांड, दैट्स वाई उसकी गुडविल भी बहुत ज्यादा है। एक और ब्रांड है जिसको कोई शख्स नहीं जानता सपोज, और उसकी गुडविल क्या होगी जी, उसकी गुडविल हो सकता है कुछ हजारों में है। जब आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज सेल आउट की जाती हैं तो उनकी रेपुटेशन भी बेची जाती है। जो हम कहते हैं ना बाजार में ब्रांड नेम, दैट ब्रांड नेम इज कॉल्ड गुडविल। नाइकी हो गया, गुच्ची, प्राडा, आपके ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी गुडविल है मार्केट में। सेम वही शूज पाकिस्तान से बन के वहां जाते हैं बाहर के मुल्कों में, वहां से नाइकी का सिर्फ एक टिक लग के आता है, चीजें दोनों सेम है बट वो जो लोकली बना होगा क्वालिटी दोनों की सेम होगी। हो सकता है उसमें कहीं पे बस स्टिचिंग का कोई थोड़ा सा आगे पीछे 19-20 का फर्क हो, जो लोकली आपके पास बिक रहा है 2000 में, वही नाइकी का जूता अपने उस स्टिक की वजह से, ब्रांड नेम की या गुडविल की वजह से यहाँ वापस लाके 20,000 का भी बिकता है। दैट्स कॉल्ड द गुडविल। तो उसने कहा जी आपने अपने बिजनेस की गुडविल किस तरह से डिटर्मिन करनी है, ये इस क्लॉज में लिखा जाता है। 27th पॉइंट है जी सेकंड लास्ट, ऑडिट एंड अकाउंट्स, यानी आपकी कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट और उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो। इसमें आपने ये डिसाइड करना है जी कि आया हम अकाउंट साल बाद बनाएंगे, 6 महीने बाद बनाएंगे, 4 महीने बाद बनाएंगे, और अगर अकाउंट्स बन गए हैं तो ऑडिट कौन करेगा। ऑडिट क्या होता है जी, जिस तरह हम अपना क्या कहते हैं जी अकाउंटिंग इक्वेशन बना के टैली करते हैं और देखते हैं जी कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसी तरह आपके बड़े बड़े ऑडिटर्स आते हैं और वो ये देखते हैं जी कि आपके अकाउंट्स में कहीं कोई चीज़ स्किप तो नहीं है या कोई चीज़ में किसी में फ्रॉड तो नहीं किया गया, उसको ऑडिट कहते हैं। तो आपकी पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत सारे पार्टनर्स को ये होता है जी कि कहीं दूसरा पार्टनर फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उसने प्रॉफिट एंड लॉस में कोई घपला तो नहीं मारा, तो उसमें आपने पहले डिसाइड कर लेना जी कि ऑडिटर आपके बिजनेस का बंदा होगा, यानी आप बिजनेस का ही कोई अकाउंटेंट लेके उससे, यानी आप
जब आपका बिजनेस ख़त्म हो रहा है तो उस केस में आप अपने सासाजात को किस तरह से तकसीम करेंगे। इसके डिफरेंट प्रोविजंस हैं जी, वो जब हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लॉज में आप डिसाइड कर लेते हैं जी कि अगर आपका बिजनेस ख़त्म हो रहा है, ये शराकती कारोबार में शराकतदारी ख़त्म हो रही है, तो आप किस तरह से अपने सासाजात की तकसीम करेंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे जी पॉइंट्स या रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी वो कौन कौन से रूल्स हैं जी अगर आप अपना पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे तो ये वो 1932 का एक्ट है जो आपको फॉलो करके ये 13 क्लॉजेज अपने बिजनेस के डीड के तौर पे लिखनी पड़ती हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आज के लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं या कल के लेक्चर के स्टार्टिंग में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।